आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बेतिया पश्चिमी चंपारण में आयोजित द्वितीय प्रगति परीक्षा के साक्ष्य अधिनियम से संबंधित पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) क्या बताता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभियुक्ति के द्वारा किया गया संस्वीकृति बयान जो है कब मान्य है या फिर अमान्य होता है, कब सुसंगत है या फिर कब असंगत है, विसंगत है, असंगत या विसंगत है। चलिए दूसरा प्रश्न है, मृत्युकालिक बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृत्युकालिक बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत जो है बताया गया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 क्या बताता है? तो 39 बताता है विशेषज्ञों की राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेषज्ञों की राय को बताता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, हस्तलेख या अंगुली चिन्हों का विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हस्तलेख विशेषज्ञ होते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी कागजात की छाया प्रति किस साक्ष्य के अंतर्गत आता है? छाया प्रति बोला गया है तो द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। मूल प्रति अगर बोला जाता तो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। छाया प्रति या फिर अभी प्रमाणित प्रति ये सब द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा, फोटोकॉपी जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घटना को घटित होते अपने आँखों से जो देखा गया हो वो है प्रत्यक्ष साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, संस्वीकृति बयान क्या होता है? यह मान्य न्यायालय के समक्ष कब सुसंगत है? संस्वीकृति बयान जिसको कॉन्फेशंस बोलते हैं, संस्वीकृति किसी अपराधी द्वारा अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करना, यह तब सुसंगत माना जाएगा जब वह बिना किसी डर, प्रलोभन या दबाव के स्वेच्छा से दी गई हो। स्वीकृति अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई हो तब न्यायालय में सुसंगत माना जाएगा, या अपराधी द्वारा स्वीकार की गई बातों की पुष्टि हो जाने पर सुसंगत माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, राम स्वीकार करता है कि मैंने चोरी की है और चुराई हुई संपत्ति में जमीन के अंदर गाड़ कर रखा है, दफन कर रखा है, कि मैंने ही चोरी की और मैं चुराई हुई संपत्ति जमीन के अंदर जो है दफन करके रखा है, और जांच होने के बाद जो है वहाँ से चुराई हुई संपत्ति बरामद हो जाती है, तो वो संस्वीकृति सुसंगत माना जाएगा। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित करते हुए बताएं। तो साक्ष्य जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं, लेकिन इनको निम्न भागों में बांटा गया है। दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन पूछा गया साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको निम्न भागों में बांटा गया है, देखते हैं। प्रथम, प्रत्यक्ष साक्ष्य, कोई व्यक्ति घटना को अपने आँखों से देखता है उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य कह सकते हैं। दूसरा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ये जो है परिस्थिति से उत्पन्न साक्ष्य है, घटना के पूर्व या बाद में दिखते हैं। जैसे घटना के पूर्व पिस्तौल या चाकू खरीद करना, ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो गया। तीसरा हो गया वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य जो है भौतिक रूप में मिलते हैं, जैसे हथियार, खून लगे कपड़े,
पीड़िता के बाल, घटनास्थल से मिला कोई भी अन्य सामान। ये सब वास्तविक साक्ष्य है। चौथा है सुनाई साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य। जब कोई व्यक्ति किसी घटना को होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखता है बल्कि दूसरों के माध्यम से जानता है, वो हो गया सुनी सुनाई साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य। नेक्स्ट पांचवा है दस्तावेजी साक्ष्य। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के रूप में या फिर कागजात के रूप में होता है उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य जो है मूल दस्तावेज होता है और द्वितीयक साक्ष्य मूल कॉपी के अभाव में जो है फोटोकॉपी होता है या फिर प्रतिलिपि या फिर अभिप्रमाणित प्रतिलिपि होता है। वर्तमान समय में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख को जोड़ा गया है। छठा मौखिक साक्ष्य। घटना की जानकारी न्यायालय के समक्ष स्वतः उपस्थित होकर के मुंह से बोलकर जानकारी देना मौखिक साक्ष्य है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न यहीं तक था। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।